इसके बाद में अमेक के लिए देखो डिवाइड करना है 300 दिन और 90 दिन। इस तरीके से आप पॉलिटी को कर सकते हो। सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम देखो ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी को हम समय रहते कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं और कैसे समय रहते हम सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि यूपीएससी ने अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा है कि हम इस दिन एग्जाम लेंगे। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके पास में 390 दिन पूरे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पिछले कुछ वर्षों के अनुमान को देखें, परीक्षा तारीख को देखें, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास में 390 दिन है। कब? अगर हम अपनी प्रिपरेशन को 1 मई 2025 से स्टार्ट करें तब। तो यानी कि मैं ये वीडियो 1 मई से पहले अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम रहे जो मैं पहले कुछ बताने वाला हूँ वो करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले ये होना चाहिए कि अब आपको 390 दिन लेकर नहीं चलने हैं, आपको इनको डिवाइड करना है 300 दिन और 90 दिन। ये 90 दिन आखिरी के वो दिन होंगे जहां पर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और सी सेट करेंगे। और ये 300 दिन वो होंगे जिसमें आप प्री और मेंस के कुछ सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, अब तो आपके पास में जब 1 मई से जो पहले वाले दिन है ना, उसमें आपको क्या करना है कि यूपीएससी की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपका मीडियम कुछ भी हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस को डाउनलोड करना है। ठीक है, जब आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो आपको एक सिलेबस मिलेगा प्रीलिम्स का, दूसरा सिलेबस मिलेगा मेंस का। तो आपको इन दिनों में सिलेबस को अच्छे से ढंग से पढ़ना है, समझना है और उसको कंठस्थ करना है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि कोर सब्जेक्ट को पहचाना है। वो कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है कि मेंस और प्री की प्रिपरेशन हम साथ करेंगे। हम मेंस की प्रिपरेशन के लिए अलग से हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे और प्री की प्रिपरेशन के लिए अलग से हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम साथ ही में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, अब आपको ये कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जिनको कवर करना है। जिनको कवर करने से क्या होगा, अगर आपने प्री के लिए तैयारी की है तो उन सब्जेक्ट से आपको मेंस में भी उतनी ही सहायता मिलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट मेंस में भी हैं। और दूसरी बात, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको करने के बाद आप करंट अफेयर्स को समझ सकते हो। यानी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आप ये देख सकते हो कि ये आर्टिकल मेरे सब्जेक्ट में सिलेबस में इस टॉपिक से जुड़ता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी। दूसरी बात कि आप यूपीएससी के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र देखो। मैं ये नहीं कहता पिछले 60 साल के, पिछले 30 साल के प्रश्न पत्र उठाकर देखो, नहीं। 10 साल के प्रश्न पत्र कर लो, समझ लो, पैटर्न समझ में आ जाएगा और सिलेबस में कितना डीप जाना है, सब्जेक्ट में कितना और गहराई तक पहुंचना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्रों की एक बुक ले लो और उसको बार बार जो है सोल्व करो, समझो कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये समझना है कि देखना है कि करंट अफेयर्स का कितना पोर्शन पूछा जा रहा है। आप देखोगे कि यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक पर होते हैं और बाकी 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट पर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ध्यान बेसिक पर होना चाहिए, नहीं कि आप ज्यादा समय करंट को दें। हाँ, करंट को समय देना है लेकिन उतना ही जितनी आवश्यकता है। ठीक है, अब जब आप इतना कर लोगे ना तो आपकी जो थिंकिंग लेवल होगा वो बहुत ही, मतलब कि यूं कहूं तो नॉर्मल पीपल से तो बेहतर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, इससे आप लोगों के पास में ये आसानी होगी कि अब आप एथिक्स जैसे विषय को, ऐसे जैसे विषय को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि इन विषयों में ना ज़्यादा आपको फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेंस में पूछे जाएंगे, तो आपके पास में एक समझ होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट करने होंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप पेन कॉपी लेकर इन ऑर्डर को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये किसी ऑर्डर में जो लिख रखे हैं ना वो किसी कारण से लिखे हैं। तो सबसे पहले तो हम पॉलिटी पर चलते हैं, फिर आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अमक, अमक मीन्स एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर, इन सबको करना है। अब इस ऑर्डर का एक कारण है, देखो जो ये 3 सब्जेक्ट है ना पहले वाले, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार कर लिया ना तो फिर अगर 3 से 4 महीने आप इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे ना तो भी इनके क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया तो दिक्कत नहीं होगी बाद में। ठीक है, बाकी जो ये सब्जेक्ट हैं, देखो इन्वायरमेंट में भी चलो ज़्यादा फैक्ट नहीं होता है लेकिन करंट का टॉपिक ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, जो सब्जेक्ट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं। और आप यूपीएससी के प्रश्न पत्रों को देखो पिछले 2-3 सालों के, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो शायद बुक में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देखो, वैसे तो बेसिक नहीं पूछते उतना, क्योंकि इसमें करंट के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है,
एंड अमेक में यानी कि एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर, इसमें क्या करना है वो भी बता दूंगा, लेकिन इसमें भी आपको फैक्ट फाइल बनानी होगी। फैक्ट फाइल कैसे बनानी है वो भी अभी बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटी को आपको कैसे कवर करना है। देखो पॉलिटी के लिए सबसे पहले तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी करनी है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जब आप मेंस के प्रश्नों को देखोगे पॉलिटी के, तो आपको एक बहुत ही जो आपका दृष्टिकोण है ना वो विश्लेषणात्मक चाहिए, जिसके लिए आपको पॉलिटी की जो एनसीईआरटी वो पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप कहानियों को समझ पाएं, कहानियों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। फिर इसके बाद में आप जो है क्लास 11th वाली जो एनसीईआरटी है ना, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार पॉलिटी की, इसका जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। इसके बाद में आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो जो मैंने एनसीईआरटी के लिए कहा है ना, वो आपको 6 से 7 दिनों में इसको एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लेना है, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप पूरा एनसीईआरटी के पीछे पड़े रहो। एनसीईआरटी में कहाँ ज़्यादा समय देना है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक जैसे कि एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक आती है उसके साथ जा सकते हो। लेकिन इस बुक के साथ दिक्कत क्या है ना कि हिंदी माध्यम का जो इसका 7th एडिशन आया है उसमें बहुत जगह एरर देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप समझ नहीं पाओगे कि ये एरर क्या है। हर पेज में आपको फिर दिक्कत होगी कि इसमें एरर है या नहीं है। तो इसकी बजाय आप कोई दूसरी बुक प्रेफर कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बता रखी है राजेश मिश्रा की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप वो बुक पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी पर भी फिर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस बुक में एज ए स्टोरी की तरह ही समझा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉलिटी को कर सकते हो। तो एक बार आपने पॉलिटी को जो है 20-25 दिन में कर लिया, इसके बाद अब जो है आप इस लेवल पर हो के आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी को चाहो तो स्किप कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत जो है 11th वाली को पढ़ लेना एंड विवेक सिंह को फॉलो कर लेना, उससे हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, देखो ज्योग्राफी में क्या है ना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए मेरा यही कहना है, ज्योग्राफी में आप 6 to 12 एनसीईआरटी कीजिए। और यहाँ पर भी स्पेशली जो 11th वाली फिजिकल ज्योग्राफी, आप 2024 का प्रश्न पत्र उठाइए, 3 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से पूछे गए हैं डायरेक्ट इस बुक से स्टेटमेंट देकर पूछे हैं। यानी कि यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा ही स्टेटमेंट दिया है, आप लाइन बाय लाइन मिला सकते हो। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, तो वो वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इसके बाद में आप ज्योग्राफी की जो स्टैंडर्ड बुक्स आपने नाम सुन ही रखे हैं, माजिद हुसैन हो गया, जीसी लियोंग हो गए, इनको आप पढ़ सकते हो। लेकिन इनमें उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से भी इसमें हो जाएगा। हाँ, बाकी अगर कोई भी मुद्दा करंट में रहता है ज्योग्राफी का, तो उसमें आपको जरूर थोड़ा बहुत डीप में पढ़ना है। फिर साथ ही में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ो तो आप एक अपनी एटलस, देखो ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि एटलस कौन सी ले, तो आप ऑक्सफोर्ड की ले सकते हो, एक मानक एटलस लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, डेली बेसिस पर एटलस के कुछ कुछ पोर्शन को देखना है, क्योंकि देखो पहली बात तो प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा ना, कोई प्लेस न्यूज में होगा तो आपको उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने एक ही बार में जो है सारे प्लेसेस को कर लिया है। तो यहाँ से क्या होता है ना, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन मैपिंग के पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखो इन्वायरमेंट, क्योंकि बिना ज्योग्राफी के आप इन्वायरमेंट को समझ ही नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने पहले ज्योग्राफी को करने को बोला है आपको, उसके बाद आप इन्वायरमेंट को करो। देखो इन्वायरमेंट के लिए वैसे तो कोई एक बुक है नहीं, तो इसके लिए आप किसी एक कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 9th 10th और 12th वाली जो बायो की बुक है, उसके अंतिम के जो 4 चैप्टर, जो इकोसिस्टम के फंक्शन और जो भी इकोसिस्टम के घटक हैं उन पर आधारित है, तो ये आपको 4 चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में देखो आप फैक्ट के लिए जो क्लास 12th वाली एनसीईआरटी है उसको कर सकते हो, एंड स्टोरी के लिए यानी कि मेंस के लिए आप विपिन चंद्रा को कर सकते हो, इतना काफ़ी है। हाँ, कुछ लोग ये फिर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई मैं स्पेक्ट्रम करूंगा, तो वो कर सकते हो, मेरी कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपको लिखने के लिए चाहिए वो स्पेक्ट्रम से उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम से आपको फैक्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उतना बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वही दिक्कत आती है कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस एंड टेक का नहीं है तो आपको थोड़ी समस्या होगी। लेकिन यहाँ पर आप यही कर सकते हो कि आप पहले फिलहाल कुछ जो छोटी क्लास की साइंस की बुक हो गई उसके कुछ चैप्टर पढ़ो। वहाँ पर आपको पढ़ना कैसे है, आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है वहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दी रही, तो वो आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट, जैसे कि ग्रेविटी पढ़ी है आपने, तो वहाँ पर ग्रेविटी की 3-4 एक्सरसाइज दी गई है, तो वो नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि ग्रेविटी क्या होती है और उसका क्या फॉर्मूला है, बस। फिर उसके बाद में आता है अमेक। अब यहाँ पर है ना, आप बाकी स्टैंडर्ड सोर्स के लिए करंट अफेयर्स को एंड किसी भी एक कोचिंग के नोट्स को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अमेक के लिए देखो
एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए वैसे तो जो नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है उससे कर सकते हो, लेकिन फिर भी जब आप एनसीईआरटी को करोगे तो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो आप फिर भी कुछ सेलेक्टेड चैप्टर जो है नितिन सिंघानिया सर की बुक से कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर आप एक अच्छे वे में एक अच्छे समय के साथ सिलेबस को कवर कर सकते हो प्री के। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक जैसे कि जब आप पॉलिटी करोगे तो आपको गवर्नेंस पहले कर लेना चाहिए, गवर्नेंस और आईआर, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। गवर्नेंस के क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में देखो तो 28 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नेंस से। तो इसीलिए आपको जो है प्री के पहले कर लेना चाहिए गवर्नेंस को। इसके बाद में देखो जब आप पहले 2 से 3 सब्जेक्ट कर लेते हो ना, तो यहाँ पर फिर आप क्या करो, डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर एथिक्स के कुछ टॉपिक को समझो। जो टॉपिक या सब टॉपिक आप एक टॉपिक जैसे कि नैतिकता आपने लिया है तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा आप वीकली बेसिस पर कुछ देखना शुरू करो, क्योंकि देखो एथिक्स का पेपर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप है ना जीएस के पेपर 1 में, यानी कि जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जो सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया पूछा जाता है, वहां पर जितने मार्क्स नहीं ला सकते ना उतना मार्क्स आप एथिक्स के पेपर में ला सकते हो। तो इसीलिए एथिक्स के पेपर को थोड़ा सीरियसली लेना है, ठीक है। उसके बाद में एसे के लिए आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पर कुछ जो है सीखना शुरू करो कि ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है। तो वहां से आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। फिर ये जो हो गए, इनमें देखो मैंने फिर कहा है कि इनमें आपको ज़्यादा फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ सोच की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास में डेवलप हो चुकी होगी। तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन सब्जेक्ट को, जो है 10 से 15 दिन लगेंगे आपको इन सब्जेक्ट को कवर करने में। और डिजास्टर मैनेजमेंट तो आप पहले ही कर चुके हो। जब ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो ज्वालामुखी, भूकंप, जो बादल फटने जैसी घटनाएं होगी, बाढ़, सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गए, इन सब के बारे में आप वैसे पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को थोड़ा समय देकर अच्छे से और कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में गवर्नेंस मैंने पहले बता दिया कि पॉलिटी के समय कर लेना है आपको। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री देखो आप चाहो तो प्री के बाद कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ मेंस में पूछी जाती है, ठीक है। इसके प्री में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको डिटेल से बताया है कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आप फिर भी जो है ना स्ट्रेटजी ढूंढने के लिए वापस अगेन यूट्यूब पर आ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप स्ट्रेटजी देखते फिरो। देखो यूट्यूबर का तो काम है, मैंने देखा है, आप खुद अभी सर्च करके देख लो, जो है 30 दिन में प्रीलिम्स की तैयारी, 40 दिन में प्रीलिम्स की तैयारी, मैंने 2 घंटे में प्रीलिम्स की तैयारी की। इस तरीके की थंबनेल देख के मिली होंगी और उन पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, लेकिन जो सच्चाई जो सही ढंग से बता रहा है उसके व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये तो खासियत है लोगों की कि व्यूज़ देखकर या फिर जो है एक अच्छी थंबनेल देखकर चले जाते हैं, लेकिन उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको एक सही वे बता दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 मई से इसे स्टार्ट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, एंड अपनी पर्सनल ईमेल आईडी दे रखी है उस पर जाकर भी आप मेल कर सकते हो अगर आपको कोई इश्यू होता है तो।